हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एल्किल हैलाइड में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जनरल रिएक्शंस के बारे में देखा था कि कौन कौन सी जो है किस किस टाइप की रिएक्शन जो है एल्किल हैलाइड देता है। तो उसमें हमने दो तरह की रिएक्शन देखी थी। पहली तो देखी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी देखी थी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमने दो तरह की रिएक्शन देखी थी और एलिमिनेशन में भी हमने दो तरह की रिएक्शन देखी थी। तो यहाँ पे जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और उसमें एक एक करके हम जो है वो दोनों रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जनरल जो है वो लिख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में आपने इसकी जनरल रिएक्शन क्या पढ़ी थी, कुछ ऐसी ही थी। एक मिनट, ये था कार्बन, राइट, और ये न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्ट करके क्या कर बनाता है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, हैलोजन न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, ये रिएक्शन थी हमारी इस तरह की। ओके, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है बेसिकली वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस फॉर एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है, विशेष रूप से एल्किल हैलाइड ये रिएक्शंस देते हैं। ओके, तो ये थी जनरल रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं हम पहले, सबसे पहले SN2 टाइप की रिएक्शन, वो रिएक्शन जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। हमने दो तरह की रिएक्शन पढ़ी थी कल, उनमें से एक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। ओके, और ये क्या है, ये बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये बायमॉलिक्यूलर मतलब कि ये 2 लिखा है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक के लिए N और सब्स्टिट्यूशन के लिए S। ठीक है, तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ओके, जनरल रिएक्शन देखते हैं इसकी जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये मैंने लिया है यहाँ पे मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, राइट। और एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। किसके साथ? एक्वस NaOH के साथ, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये देता है प्रोडक्ट के रूप में मीथेनॉल, और Br, यहाँ ये जो Br है ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ओके, अब ये रिएक्शन हुई कैसे? एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है वो बायमॉलिक्यूलर है। बायमॉलिक्यूलर कैसे? दो तरह के मॉलिक्यूल्स, एक तो जो है NaOH से जो OH- हमें प्राप्त होगा वो, और एक जो है मैथिल ब्रोमाइड, दोनों मिलके ये रिएक्शन देते हैं। दोनों का यहाँ पे बराबर कंट्रीब्यूशन होता है पूरी रिएक्शन में, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इस बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के फेवर में, इसके फेवर में काइनेटिक्स में एविडेंस दिया गया। काइनेटिक्स आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। काइनेटिक्स में एविडेंस दिया गया। काइनेटिक एविडेंस क्या है इसका वो देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म के लिए काइनेटिक एविडेंस कि जब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालने की या वेग निकालने की कोशिश की गई, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकालने के ट्राई किया गया। ओके, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए, तब पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस रिएक्शन का,
यानी इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो रेट नहीं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है मेथिल ब्रोमाइड और साथ ही OH माइनस, जो कहां से प्राप्त होता है, NaOH से, ठीक है। स्पीड ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको दिख रहा है, ये जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है एक रिएक्शन, ओके, और ये आ जाता है आपका कांस्टेंट CH3Br और OH माइनस, राइट। अब यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं दोनों रिएक्टेंट्स, राइट। तो यहाँ पे काइनेटिक्स एविडेंस का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारी जो रिएक्शन होती है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, मिथाइल ब्रोमाइड और NaOH की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। तो अगर दोनों की ही कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी रिएक्शन जो है वो कैसी है, सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है। और ये मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहा है वो कैसी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब क्या है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये आपकी कंसंट्रेशन है, ये मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन है। अगर इस मिथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को आप दोगुना कर दे, यानी कि डबल कर दे यहाँ पे, ठीक है, तो जो आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी जो भी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन डबल करने पर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल हो जाएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी दुगना कर दे इसको, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन को आप दुगना कर दे तो भी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो यही मतलब है यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर होने का, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन में बदलाव करने पर आपकी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड या फिर रेट भी चेंज हो जाती है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाती है, सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म कहलाती है यहाँ पे, ठीक है। और आप दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें तो ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है, ओके। तो ये तो हो गया काइनेटिक एविडेंस। इसके अलावा जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है। हंगिस नाम का एक साइंटिस्ट था और उसके साथ जो है वो इनगोल्ड साइंटिस्ट, उन्होंने जो है इस SN2 मैकेनिज्म के फेवर में कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए। वो कैसे थे, देखो, पहला क्या था एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कि अभिक्रिया का वेग जो है वो हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो वो तो हमने अभी देखा काइनेटिक एविडेंस में, क्या, रिएक्शन का रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन लिख लो, इट इज मोर बेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड्स अपॉन concentration of methyl bromide and हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में हंगिस और इनगोल्ड ने क्या कहा
कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है या फिर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है वो एल्किल हैलाइड और जो है मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उस पर निर्भर करती है। ओके, और साथ ही जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इस पूरे रिएक्शन में उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में भी कंट्रीब्यूट करती है। कौन? इनकी कंसंट्रेशन बराबर रूप से कंट्रीब्यूट करती है। सेकेंड क्या था? सेकेंड था कि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर आप कहे कि अभिविन्यास जो होगा वो इनवर्स होगा रिएक्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है उसका इनवर्स होगा। ठीक है, यानी कि आप कहे कि इन्वर्जन होगा। यहाँ पे एक तरह से कहे क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन हिंदी में आप इसे कहते हैं प्रतिपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा हिंदी में कहे विन्यास का प्रतिपन होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका विन्यास रिएक्टेंट के विन्यास का इनवर्स होगा। ठीक है, ये भी किसने बताया? हंगिस और इनगोल ने। इसके बाद थर्ड जो था वो था कि अगर आप जो ये मेथाइल, आपने यहाँ पे क्या लिया था, ये मिथाइल ब्रोमाइड लिया था। ठीक है, ये हाइड्रोजन ये था, मिथाइल ब्रोमाइड लिया था। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मिथाइल ब्रोमाइड है अगर इसके एक एक हाइड्रोजन को हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, क्या इसके एक एक हाइड्रोजन को हम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, जैसे कि सबसे पहले तो ये था हमारा, अब मैंने इस पे क्या कर दिया, एक CH3 लगा दिया, राइट, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। अब मैंने दूसरे में क्या किया, यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया, राइट, और अगेन जो है लास्ट हाइड्रोजन बचा था उधर भी मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, उधर भी मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब हिंगस और इनगोल ने बताया कि जैसे जैसे आप मिथाइल के हाइड्रोजन को किसी और मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाओगे वैसे वैसे जो है वो रेट डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म की स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। स्पीड SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, इस वाले में, फिर यहाँ, जैसे जैसे जो है एल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे स्पीड जो है SN2 मैकेनिज्म की वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी, वो सारे फैक्टर्स हम आगे देखेंगे। यहाँ बस ये देखना है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये दिए गए थे हंगिस और इनगोल द्वारा। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ लेंगे इसको कि ये जो डिक्रीज होता है वो किस कारण होता है, पढ़ेंगे हम, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, खैर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, राइट। जो क्रियाविधि होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे होती है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं आप पूरा, इसका मैकेनिज्म सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैकेनिज्म देखते हैं। ये है हमारा मिथाइल ग्रुप। मैकेनिज्म में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है। कहाँ पे होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होता है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होता है। मिथाइल ग्रुप में SN2 मैकेनिज्म में, यहाँ पे लिख लो, SN2 मैकेनिज्म में मिथाइल ग्रुप पर
जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उसके बैक साइड से अटैक होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। जैसे ही ये अटैक होता है लिविंग ग्रुप निकल जाता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप के निकलने का प्रोसेस है वो किस तरह का होगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है सबसे पहले इस तरीके की। ऐसा नहीं है कि एकदम आते ही निकल जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जैसे अटैक करेगा ये धीरे धीरे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। और जो ये ब्रोमाइड जो लिविंग ग्रुप है इसका बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, ठीक है, वीक हो रहा है ये बॉन्ड। और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ये ब्रेक कर जाता है, और ये जो स्टेज है ट्रांजिशन स्टेज, यहां पे तो क्या था, इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, ठीक है। बट जब ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से यहाँ पे ये sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट पे आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो ये बॉन्ड पूरा बना हुआ है ना ये बॉन्ड पूरा बना है, ये वीक हो रहा है, बना हुआ तो है पर वीक हो रहा है, यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है बनाने की, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर sp2 जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे आता है ऐसा कि लिविंग ग्रुप पूरी तरह से निकल जाता है, CBr बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो ये Br था ये राइट हैंड साइड में लगा हुआ था, ये भी तो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। पर जो न्यूक्लियोफाइल आया वो Br की जो पहले वाली पोजीशन थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, यानी कि इस कार्बन पर जो विन्यास था या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बिल्कुल यहाँ पे आके इस वाले कार्बन पर ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फाइनली ये जो है अगेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पे भी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, यहाँ पे भी ये वापस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ गया। ओके, तो ये पूरा था मैकेनिज्म कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, अटैक करने की वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और जो ये लिविंग ग्रुप Pr था ये जो है इसका बॉन्ड यहाँ से वीक होना शुरू होता है, और इस दौरान जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूर्ण रूप से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये sp2 हो जाता है। फाइनली एक पॉइंट पर जो है वो Br लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है, यहाँ पे बॉन्ड ये टूट जाता है क्योंकि ऑलरेडी वीक हो चुका था, और न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना लेता है, और बनाने के बाद जो है यहाँ पे दिखेगा आपको कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी विन्यास का यहाँ पे प्रतिपन्न हो गया है पहले से। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो ज्योमेट्री होगा कार्बन का वो होगा टेट्राहेड्रल, जो कि इनिशियली था टेट्राहेड्रल उसके समान ही, पर इन्वर्जन हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या था, मेन पॉइंट्स यहाँ थे, की पॉइंट थे कि CBr बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हुई जिस वजह से CBr बॉन्ड टूटा, ठीक है। कार्बन हेलोजन कार्बन का जो लिविंग ग्रुप है और जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में था, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग
group placed in opposite direction. ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन सेंटर पर। ठीक है, ये की पॉइंट थे यहाँ पे। और साथ ही स्टीरियोकेमिकल एविडेंस जो है वो बता ही दिया मैंने किस तरह से होता है ये पूरा प्रोसेस। ओके, ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफाइल बता ही दिया है मैंने। मान लो कि ये OH का अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल की जगह, क्योंकि यही हमारा OH था, हमने तो यही लिया था हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ओके, ये यहाँ पे Br ट्रांजिशन स्टेट हमारी, और फाइनली ये प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ओके, अब ये तो हो गई SN2 मैकेनिज्म किस तरह से होती है पूरा प्रक्रिया। एक पॉइंट है यहाँ पे वॉल्डन प्रतिपन्न। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है वॉल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया, वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है आपको याद हो तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। अरे ये लिखा ही नहीं जा रहा सही से। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको याद हो तो हमने वॉल्डन इन्वर्जन पढ़ा था। वॉल्डन इन्वर्जन, सॉरी आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि इन्वर्जन होता है एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पर। इन्वर्जन कहाँ होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। अगर इन्वर्जन स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वॉल्डन इन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, OH। पहले वाले जो हमने ये रिएक्शन करी, ये वॉल्डन इन्वर्जन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये यहाँ पे जो ये कार्बन है ये स्टीरियोजेनिक नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम एटम लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे एक H लगा है, एक R' कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप और ये R कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा कार्बन कैसा है? स्टीरियोजेनिक कार्बन है, या फिर इसे कहेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर पर SN2 मैकेनिज्म होती है तो इन्वर्जन जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो वॉल्डन इन्वर्जन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, तो ये था SN2 मैकेनिज्म कैसे होती है, उसकी पूरी मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है हम SN2 मैकेनिज्म की विशेषताओं में कारक पढ़ेंगे कि SN2 मैकेनिज्म को कौन कौन से कारक या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।